स्टूडेंट, आज हम कक्षा 11 का एक नए टॉपिक प्रारंभ करने जा रहे हैं और ये एक महत्वपूर्ण कोशिकांग है जिसको हम कहेंगे कंकालीय रचनाएं। अंग्रेजी में कहते हैं इनको साइटोस्केलेटन स्ट्रक्चर। तो देखो, हमारी कोशिका में क्या होती है, पादप हो या जंतु कोशिका, तो उनमें कुछ बारीक संरचनाएं पाई जाती है जो जाल के रूप में एक आधार बनाती है। इस तरह से जो कि बहुत बारीक संरचनाएं होती है, तो वो कोशिका के एक अंतः कंकाल यानी कोशिका के कंकाल के रूप में काम करती है। तो कुछ ऐसी संरचनाएं हैं जो कि कोशिका की एक तरह से जैसे कंकाल बना रही है, जैसे हमारी हस्तियां हमारी बॉडी का कंकाल बनाती है, उसी तरह से कोशिकाओं के अंदर भी एक बारीक संरचनाओं का जाल के समान कंकाल पाया जाता है। तो इसका निर्माण देखो, ये जो कुछ महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जिनको अपन कहते हैं सूक्ष्म नलिकाएं। सूक्ष्म नलिकाएं देखो, सूक्ष्म यानी है छोटी, नलिकाएं आप नलिका जानते हो, खोखली नलिका। तो ये बहुत बारीक बारीक लंबी छोटी नलिकाएं होती है जिनको हम अंग्रेजी में माइक्रोट्यूबल्स कहते हैं। सूक्ष्म तंतु देखो, ये भी लंबे लंबे पतले, इन सूक्ष्म नलिकाओं से पतले होते हैं और लेकिन बहुत बारीक बारीक लंबे लंबे तंतु होते हैं, तो इनको हम कहेंगे माइक्रोफिलामेंट्स। मध्यवर्ती तंतु, कुछ जैसे जंतु कोशिकाओं के अंदर कुछ मध्यवर्ती तंतु भी मिलते हैं जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का काम करते हैं, जैसे दो तार केंद्रों को भी ये जोड़ने का काम कर रहे थे। तो ये कुछ जगह कुछ सेल के कोशिकाओं को जोड़ने या कोशिका के जो कुछ घटक होते हैं उनको आपस में जोड़ने का काम करते हैं। ये जितने भी तंतु हैं ये सभी प्रोटीन के बने हुए होते हैं, एक चीज़ आप याद रखिएगा। सूक्ष्म नलिकाएं भी प्रोटीन की बनी हुई है, सूक्ष्म तंतु भी प्रोटीन के बने हुए हैं और मध्यवर्ती इंटरमीडिएटरी फाइबर्स ये भी प्रोटीन के बने हुए हैं। जैसे सूक्ष्म नलिका की बात करें तो ये एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है टूबुलिन प्रोटीन। ये टूबुलिन देखो, टूबुलिन अंग्रेजी में अपन नलिकाओं को ट्यूबल्स कहते हैं, तो इससे आपको याद हो जाएगा कि माइक्रो ट्यूबल से टूबुलिन प्रोटीन की बनी हुई होती है। सूक्ष्म तंतु होते हैं, ये एक प्रोटीन होती है जिसका नाम है एक्टिन। ये एक्टिन प्रोटीन के से बने होते हैं। और जो मध्यवर्ती तंतु होते हैं वो डिफरेंट टाइप की कुछ प्रोटीन्स होती है, जैसे डेस्मिन हो सकती है या क्रिएटिन हो सकती है, तो अलग तरह की प्रोटीन के ये कुछ अन्य प्रोटीन से बने हुए होते हैं। तो कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये तीनों, जैसे ये दोनों ऊपर वाले सूक्ष्म नलिका और सूक्ष्म तंतु पादप और जंतु कोशिका में पाए जाते हैं, और मध्यवर्ती तंतु है वो केवल जंतु कोशिका में ही देखे गए हैं, पादप कोशिका में अभी तक ये नहीं पाए जाते हैं या नहीं मिले हैं। तो हम कह सकते हैं कि ये जो मध्यवर्ती तंतु होते हैं पादप कोशिका में एब्सेंट रहते हैं। तो सबसे पहले अपन पढ़ेंगे, देखो सूक्ष्म नलिकाएं, इन तीनों में से सूक्ष्म नलिकाओं को हम क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूबल्स। नाम से स्पष्ट है, देखो सूक्ष्म यानी होती है बारीक या छोटी नलिकाएं होती है, आप नलिकाएं जानते हो कि इस तरह की नलिकाएं जो है, तो ये हमारे कोशिकाओं के कोशिका द्रव्य में, देखो इसकी परिभाषा देखिए, बहुत सिंपल परिभाषा है। कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली झिल्ली रहित, ये ऐसे कोशिकांग है जिन पर भी कोई झिल्ली नहीं होती है, राइबोसोम की तरह या तारकाई की तरह इन पर भी कोई झिल्ली नहीं होती है। अशाखित होती है, अशाखित का मतलब इस पर कोई साइड में शाखा नहीं होती है, लंबी लंबी और अशाखित रचनाएं होती है। नलिकाकार और खोखली रचनाएं पाई जाती है, देखो अंदर से खोखली होती है, जिस तरह से नली खोखली से रचना होती है उसी तरह से ये हमारी सूक्ष्म नलिकाएं भी झिल्ली रहित अशाखित नलिकाकार यानी नलिका के समान खोखली रचनाएं पाई जाती है जिन्हें सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। तो ये इसकी परिभाषा हो गई कि कोशिका द्रव्य में पाई जाने वाली झिल्ली रहित अशाखित नलिकाकार खोखली रचनाएं पाई जाती है जिन्हें सूक्ष्म नलिकाएं कहते हैं। अब देखो इसकी खोज की बात करते हैं, डिस्कवरी की। आखिर इनको किसने खोजा, तो सर्वप्रथम देखो एक दो साइंटिस्ट हुए थे, रॉबर्टीज और फ्रांची। ये याद रखिएगा इन दोनों विज्ञानों को। रॉबर्टीज और फ्रांची ने सर्वप्रथम जंतु कोशिका की जो तंत्रिका कोशिका है, तंत्रिका कोशिका का दूसरा नाम क्या है, न्यूरॉन। तो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन के एक्सोप्लाज्म में इसको खोजा, जो एक्सोप्लाज्म है ना उसमें खोजा। तो न्यूरॉन आपने बनाया होगा, इस तरह का न्यूरॉन होता है देखो, इसमें कोशिका काय होता है, एक लंबा प्रवर्ध निकला होता है जिसको एक्सोन कहते हैं, एक्सोन कहते हैं। उस एक्सोन में कोशिका द्रव्य भरा रहता है। तो इस कोशिका द्रव्य, इस एक्सोन के कोशिका द्रव्य को उन्होंने उठाया, तो यहाँ पर उनको सूक्ष्म नलिकाएं दिखाई दी। किसको, रॉबर्टीज और फ्रांची ने सबसे पहले जंतु कोशिका की तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन में
न्यूरॉन का जो एक्सोप्लाज्म है, एक्सोप्लाज्म का मतलब हो गया न्यूरॉन का कोशिका द्रव्य, उसको एक्सोप्लाज्म भी कहते हैं, उसमें इसकी खोज कर दी। फिर देखो एक पोर्टर एक साइंटिस्ट हुए, पोर्टर ने सर्वप्रथम इनको पादप कोशिकाओं में देख लिया। तो सूक्ष्म नलिकाओं को पादप कोशिकाओं में सबसे पहले किसने देखा? वो पोर्टर ने देखा। अब देखो इनकी संरचना की बात करते हैं। सूक्ष्म नलिका की संरचना कैसी होती है? सूक्ष्म नलिका की संरचना, तो हालांकि संरचना के बारे में मैंने कुछ लिख के रखा है, फिर भी आपको संरचना जैसे बना के बता देते हैं। तो देखो आपको याद रखना है कि जो सूक्ष्म नलिका की संरचना है वो हमने कहा कि ये ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। पहली बात तो ये है, सूक्ष्म नलिका किसकी बनी हुई है? ट्यूबुलिन प्रोटीन की। अब इसमें देखो दो तरह की प्रोटीन इकाइयाँ होती है, एक तो अल्फा होती है, एक बीटा होती है, अल्फा और बीटा। तो जैसे ये एक बीटा इकाई है और ये एक अल्फा इकाई है, इस तरह से अपन मान लें। तो ये अल्फा और बीटा जो इकाइयाँ हैं ये एकांतर क्रम में एक घेरा बनाती, एक चक्र बनाती है इस तरह का। जैसे ये 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, मतलब 13 उप इकाइयों का एक चक्र होता है। एक चक्र होता है, एक साइकिल होता है। जैसे मान लीजिए ये अल्फा का साइकिल हो गया, दूसरा जैसे 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और ये 13, ये 13 उप इकाइयों का एक चक्कर हो गया, इसको हम कहेंगे बीटा का चक्र। तो देखो एक अल्फा, जैसे एक अल्फा है उस तरह की 13 अल्फा मिलकर एक चक्कर बना रही हैं जुड़कर। उसी तरह से जैसे बीटा है उस तरह की 13 बीटा इकाइयाँ एक चक्कर बना रही है। बस ये चक्कर के रूप में व्यवस्थित होती है, एक अल्फा फिर उसके ऊपर बीटा, फिर एक अल्फा फिर उसके ऊपर बीटा का चक्कर, फिर अल्फा का चक्कर, फिर बीटा का चक्कर। इस तरह से एकांतर क्रम में अल्फा और बीटा उप इकाइयों का जो सर्पिलाकार चक्र बना हुआ है वो चक्कर इसके ऊपर पाया जाता है। तो देखो ये किस तरह से होती है। मान लीजिए ये अपन इसको बना के देख लेते हैं एक बार, कि जैसे मान लीजिए अपन ये बना लेते हैं, एक ये 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये 13 इकाइयों का एक चक्कर हो गया। ये मान लीजिए हम बीटा मान लेते हैं इसको। अब बना लेते हैं अपन अल्फा। तो इस तरह से हमें ये हमारी सूक्ष्म नलिका, जैसे ये लंबी, अगर अपन इसको देखें तो इस तरह से एक बार इसकी बाउंड्री बना लेते हैं हम। तो इस तरह से ये जैसे एक साइड से दिख रहा है ये बीटा का चक्र है, मान लीजिए बीटा है ये, इसके बिल्कुल ठीक पीछे की तरफ होगा अल्फा का चक्र। इस तरह से पूरा चक्र है ये पूरा चक्र बना जो अपन को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर इसके ठीक पीछे रहेगा आपकी फिर से बीटा का चक्र, फिर जैसे एक रहेगा अल्फा का चक्र। तो एकांतर क्रम में अल्फा और बीटा की चक्र की उप इकाइयाँ पाई जाती है इस तरह से। देखो ये इस तरह से है, ये एक खोखले नली की तरह लग रहा है। फिर जैसे ये बीटा हो गया और फिर हमने अल्फा बना देते हैं एक, और फिर एक बीटा बना देते हैं और लास्ट में एक अल्फा और बना देते हैं इस तरह से। तो देखो इसको तो हम कह देते हैं अल्फा और इसको हम कह देते हैं बीटा। तो इस तरह से दो तरह की उप इकाइयाँ हो गई। एक जैसे बीटा का चक्र है, इसके पीछे ये अल्फा का चक्र है, उसके नीचे फिर बीटा का चक्र है, फिर अल्फा का चक्र है, फिर बीटा का चक्र है, फिर अल्फा का, फिर बीटा का, फिर अल्फा का। तो इस तरह से अब देखो इसमें एक चक्र में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये 13 इकाइयाँ हैं। जैसे बीटा का चक्र है तो बीटा की 13 इकाइयाँ हो गई, अल्फा का चक्र है तो अल्फा की 13 इकाइयाँ हो गई। इस तरह से एक इकाई, एक जो चक्र है सर्पिलाकार चक्र, उसके अंदर 13 इकाइयाँ पाई जाती है। वो अल्फा का है तो अल्फा की 13 होगी, बीटा का है तो बीटा की होगी। तो इस तरह से देखो
ये प्रोटीन है, तो इसके ऊपर फिर अगर ये जैसे मान लीजिए छोटी सूक्ष्म नलिका है तो छोटी कुछ ही इसके अंदर ये चक्कर पाए जाएंगे। अगर लंबी है तो इसके ऊपर देखो, इसके ऊपर फिर अल्फा का चक्र और बन जाएगा, फिर उसके ऊपर बीटा का चक्र और बन जाएगा, फिर अल्फा का चक्र बन जाएगा। इस तरह से ये लंबी होती जाएगी, बड़ी होती जाएगी। तो हम अगर एक सूक्ष्म नलिका को देखें तो उसके ये होता है कि एक साइड में तो होता है बीटा का चक्र, एक साइड में होता है अल्फा का चक्र। तो ये देखिए, ये जैसे मान लीजिए अल्फा है, तो इधर जिधर अल्फा का चक्र होता है ना, तो उधर ऋणावेश होता है। जैसे ये अल्फा चक्र है तो उधर होगा ऋणावेश। ये बीटा चक्र है, इसलिए यहाँ पर होगा पॉजिटिव आवेश। तो एक तरफ धनावेश होगा और एक तरफ ऋणावेश होगा। ये इसलिए होता है ताकि ये जो कुछ जैसे गुणसूत्र है तो उनको आकर्षित कर सकें और एक दूसरे से प्रतिकर्षण भी इनका हो सके, एक दूसरे से चिपके नहीं, इसलिए इन पर आवेश पाए जाते हैं। तो ये हमने एक संरचना पढ़ ली कि अल्फा और बीटा की ये 2 इकाइयों की बनी होती है, एकांतर क्रम में पाई जाती है और एक चक्कर में 13 इकाइयाँ होती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये सूक्ष्म नलिका ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। 2 तरह की ट्यूबुलिन होती है, अल्फा ट्यूबुलिन और बीटा ट्यूबुलिन की इकाइयाँ। अब देखो हमने इसमें लिख कर रखा है तो वो फटाफट बता देते हैं आपको। देखो इस तरह से प्रत्येक सूक्ष्म नलिका अल्फा व बीटा 2 इकाइयों से बनी होती है। हमने कह दिया अल्फा व बीटा दोनों इकाइयाँ एकांतर क्रम में सर्पिलाकार चक्र के रूप में व्यवस्थित होती है। तो चक्र के रूप में है ये, अर्थात प्रत्येक सूक्ष्म नलिका अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन की बनी होती है। तो हमने एक कह दिया। एक चक्र में 13 उपिकाइयाँ पाई जाती है। देखो अर्थात अल्फा उपिकाई के चक्र में 13 अल्फा उपिकाइयाँ पाई जाती है तथा बीटा उपिकाई के चक्र में 13 बीटा उपिकाइयाँ पाई जाती है। ये तो हमने कहा है कि बीटा का अगर चक्कर है तो बीटा की 13 इकाइयाँ होगी, अल्फा का चक्कर है तो अल्फा की होगी, फिर बीटा, फिर अल्फा, फिर बीटा, फिर अल्फा। इस तरह से इनका बहुलीकरण होता जाता है। बहुलीक का मतलब एक चक्कर जैसे बीटा का गया तो इसके ऊपर फिर अल्फा का चक्कर बन गया, फिर उसके ऊपर बीटा का चक्कर बन गया, फिर अल्फा का चक्कर बन गया, फिर बीटा का चक्कर। इस तरह से ये बड़ी भी होती रहेगी, इनका दीर्घीकरण या इनकी लंबाई बढ़ती रहेगी। अगर ये काम रोक दिया जाए कि अगर इनका चक्र बनने को रोक दिया जाए तो ये सूक्ष्म नलिकाएं छोटी हो जाती है, टूट जाती है। इस प्रकार अल्फा व बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बहुलीकरण से, देखो बहुलीकरण का मतलब होता है एक के बाद एक चक्कर का जुड़ना। तो अल्फा और बीटा ट्यूबुलिन प्रोटीन के बहुलीकरण से सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण होता है। छोटी होगी तो अल्फा और बीटा के छोटे चक्कर होंगे, कम चक्कर होंगे, और बड़ी होगी तो इनके अधिक चक्कर बनते जाएंगे। देखो प्रत्येक सूक्ष्म नलिका एक ध्रुवीय रचना है। ध्रुवीय का मतलब इसके 2 ध्रुव होते हैं। प्रत्येक सिरे पर, एक सिरे पर तो होगा धनावेश, और वो धनावेश कौन सा होगा, देखो बीटा सिरे पर, जहाँ पर बीटा चक्र होता है वहाँ पर धनावेश पाया जाएगा। और दूसरे सिरे पर जो अल्फा सिरा होगा उस पर पाया जाता है ऋणावेश। तो ये हमारी सूक्ष्म नलिका की रचना होती है। अब देखो इसके कुछ विशेष पॉइंट पढ़ लेते हैं, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। देखो नोट डाल के इसके बाद में संरचना के बाद में देखो सीलिया और हमने फ्लैजिला पढ़ा था। सीलिया और फ्लैजिला, इसकी जो माइक्रोट्यूबल्स है, माइक्रोट्यूबल्स यानी सूक्ष्म नलिकाएं होती है, वो स्थायी होती है। ध्यान रखिएगा, वो स्थायी होती है और उनकी संरचना विघटित नहीं होती है। जबकि कोशिका द्रव में मिलने वाली सूक्ष्म नलिकाएं, जिनको हम कहेंगे माइक्रोट्यूबल्स, अस्थायी होती है। अस्थायी होती है। अस्थायी का मतलब है जैसे ये सूक्ष्म नलिका है, ये जैसे ये इनकी जैसे अल्फा है, इनको हटना है तो अल्फा या बीटा ही, ये इकाइयाँ हट गई, अल्फा हट गई, बीटा हट गई, तो ये अलग अलग भी हो जाती है, फिर से नई बनती है तो नई भी बन जाती है। तो अस्थायी होती है, कोशिका द्रव में जब पड़ी रहती है तब। नेक्स्ट देखो, अगर हमें इन सूक्ष्म नलिकाओं का निर्माण को रोकना है, क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कोशिका जब विभाजन होता है तो दोनों ध्रुवों पर जैसे तारक के केंद्र चले गए, उनमें एक्स्ट्रल किरणों का निर्माण हुआ। एक्स्ट्रल किरणें के बाद के द्वारा तर्कुतंतु का निर्माण होता है। अब तर्कुतंतु क्या होते हैं, ये सूक्ष्म नलिकाएं होती है। तो जैसे इस पर एक धनावेश है, एक ऋणावेश है, तो ये गुणसूत्रों को इन आवेशों के कारण खींचते हैं। अगर इनको बीच में ही तोड़ दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, तो गुणसूत्र की संख्या कम या ज़्यादा हो सकती है कोशिका में। तो देखो सूक्ष्म नलिकाओं को तोड़ने के लिए, अगर हम इनको तोड़ना चाहें
तो बीच में इनको तोड़ भी सकते हैं, देखो इनके टुकड़े भी कर सकते हैं इस तरह से। उनके लिए कुछ विशेष प्रकार के रसायन हैं, देखो वो है, उनको हम कहेंगे विनब्लास्टीन, विनब्लास्टीन व एक विनक्रिस्टीन, ये कुछ रसायन आते हैं, विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन। एवं एक कोलचिसिन एल्केलॉइड आता है जो कि लिलियेसी कुल के अंदर मिलता है, कोलचिसिन, ये भी ध्यान रखिएगा, एल्केलॉइड, एल्केलॉइड। तो एक तो विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन और कोलचिसिन एल्केलॉइड जो है ये सूक्ष्म नलिकाओं को तोड़ सकते हैं। तो हम ये कह सकते हैं सूक्ष्म नलिकाओं को तोड़ने के लिए विनब्लास्टीन, विनक्रिस्टीन व कोलचिसिन एल्केलॉइडों का उपयोग किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो हमें जैसे जब त्रिगुणित या बहुगुणित पादप बनाते हैं या कोशिका बनाते हैं तो इनको इन रसायनों को डाल दिया जाता है, जिससे ये बीच में टूट जाते हैं और गुणसूत्र है वो कम ज़्यादा हो जाते हैं। अब ये है ना, देखो विनब्लास्टीन और विनक्रिस्टीन ये किससे मिलते हैं, ये ध्यान रखिएगा। ये हमारा एक सदाबहार का पौधा आता है, सदाबहार जो आपने सबने देखा होगा, जिसको अपन उसको बोलते हैं विनका रोजिया, विनका रोजिया। ये एक पौधा आता है, इसका कुल है एपोसाइनेसी, एपोसाइनेसी कुल, उस कुल का ये पौधा है, एपोसाइनेसी कुल का पौधा है विनका रोजिया या सदाबहार। उसके अंदर से विनब्लास्टीन विनक्रिस्टीन है वो निकाले जाते हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपका विनब्लास्टीन। और ये जो कोलचिसिन एल्केलॉइड है ये देखो कहाँ से निकाला जाता है, एक पादप है, उस पादप का नाम है कोलचिकम आर्टमेनेल, आर्टमेनेल, ये पादप है, इससे निकाला जाता है। और ये पादप है, एक लिलियेसी कुल है, लिली कुल जिसको अपन कहते हैं लिलियेसी कुल, उस कुल का पादप है कोलचिकम आर्टमेनेल। उस पादप से कोलचिसिन रसायन निकाला जाता है। अगर कोशिका विभाजन के समय कोलचिसिन रसायन डाल देना तो कोशिका के अंदर गुणसूत्रों की संख्या बराबर नहीं होगी और कम ज़्यादा हो जाएगी, अर्थात सूक्ष्म नलिकाएं टूट जाएगी। तो सूक्ष्म नलिकाओं को नष्ट करने का काम ये रसायन करते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण रसायन है ये, तो आप इसको याद रखिएगा, देखो दोनों को। ये तो बात ही अपनी सूक्ष्म नलिका की। अब बात कर लेते हैं देखो इसके कार्यों की। तो सूक्ष्म नलिका के कार्य, देखो सूक्ष्म नलिकाओं के कार्य की बात कर लेते हैं। कार्य के क्या होते हैं, देखो पहला कार्य तो ये सेल की आकृति को बनाए रखता है, सेल की आकृति बनाए रखना, ये इसका पहला काम है। कोशिका की आकृति को बनाए रखना कैसे, ये साइटोस्केलेटन ये साइटोस्केलेटल के रूप में पाई जाती है, पाई जाती है। तो साइटोकोशिका के कंकाल के रूप में पाई जाती है और जालवत रचना बनाती है, जिससे कोशिका के जो कोशिकांग है उनको एक आधार मिलता है। तो ध्यान रखिएगा ये कोशिका की निश्चित आकृति बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दूसरा देखो ये कहाँ कहाँ मिलेगी आपको, ये सीलिया में, फ्लैजिला जो कसाब है उसमें, जो उनकी बेसल बॉडी है उसके अंदर, जो सेंट्रियोल है, सेंट्रियोल मतलब तारक केंद्र आदि में पाई जाती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये सीलिया, फ्लैजिला, बेसल बॉडी सेंट्रियोल के निर्माण के में काम आती है या उनमें पाई जाती है या उनका निर्माण करती है। तीसरा देखो कोशिका विभाजन के समय, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये। कोशिका विभाजन के समय ये तर्कुतंतु, स्पिंडल फाइबर का निर्माण करती है, बहुत ही महत्वपूर्ण काम है ये।
तो देखो कोशिका है, उसके अंदर जब दो ध्रुव बन जाते हैं, जो आपको ये रेखा इसी दिखाई देती है जिस पे गुणसूत्र लगे होते हैं इस तरह से। तो ये जो तर्कुतंतु, ये तर्कुतंतु वास्तव में क्या होती है, ये सूक्ष्म नलिकाएं ही होती है। तो ये ध्यान रखिएगा, कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु का निर्माण सूक्ष्म नलिकाएं करती है। देखो ये संकुचित होकर गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर लेकर जाती है। जब इनसे गुणसूत्र जुड़े होते हैं तो दोनों गुणसूत्रों को ये आधी आधी कर देती है या उनमें समानता रखती है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और जब ये कोशिका विभाजन काम पूरा हो जाता है तो फिर लास्ट में होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कोशिका का जो केंद्र का विभाजन हो जाता है ना, गुणसूत्र का विभाजन, उसके बाद में होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन के समय देखो, ये पहले काम आ चुकी है तो फिर उसके समय भी ये काम आती है। उसके समय ये सेल के मध्य में एकत्र होकर कोशिका जो पट्टिका है का निर्माण करती है। सेल प्लेट जिसको अपन कहते हैं, कोशिका पट्टिका का मतलब क्या हो गया, सेल प्लेट, उसका निर्माण करती है लास्ट में। एक बार तो तर्कुतंतु बना रही है, जब ये काम पूरा हो जाता है, गुणसूत्र दोनों ध्रुवों पर चले जाते हैं, तब लास्ट में होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। तो कोशिका द्रव्य विभाजन करेगी तो ये बीच में आकर इकट्ठी हो जाएगी ये नलियाँ, और इसको दो भागों में बांटने का काम भी करेगी। नेक्स्ट देखो इसका काम है, ये जितने भी कोशिका के अंदर अंतः कोशिकीय पदार्थ पाए जाते हैं, अंतः कोशिकीय पदार्थों के सेवन में मदद करती है, सेवन में मदद करती है। अब जैसे मान लीजिए ये कोशिका है, ये कोई कोशिका पदार्थ यहाँ है, ये सूक्ष्म नलिका है, तो यहाँ इस पदार्थ की जरूरत है, इस कोने में बहुत जल्दी इसको फटाफट ले जाना है, तो ये सूक्ष्म नलिका से बिना किसी व्यवधान के अतिशीघ्र पहुंचा दिया जाएगा। तो अंतःकोश के पदार्थों का सेवन में भी ये मददगार होती है। देखो इसके अलावा जैसे कोशिकांग जो है, कोशिका के जो कोशिकांग है, कोशिकांगों जिनको हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेल के संचलन का मतलब होता है उनकी गति में भी सहायक है। तो ये कोशिकांग है, वो एक स्थान दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, तो उनमें भी ये मदद करती है। कौन, सूक्ष्म नलिकाएं। नेक्स्ट देखो महत्वपूर्ण, नेत्र का जो हमारा लेंस है, उस लेंस का लंबा या उसका छोटे होने में भी सहायक है। तो जब आप नेत्र पढ़ेंगे ना, तब उसमें आपको पता चलेगा कि जो हमारी आंखें होती है, उस आंखें के अंदर सीलियरी बॉडी होती है, सीलियरी बॉडी से नीलांबर स्नायु निकले रहते हैं, उससे लेंस जुड़ा रहता है, और उस लेंस को खींचकर लंबा या छोटा करने के काम भी आपकी ये इसमें मदद करती है। कौन, सूक्ष्म नलिकाएं। और लास्ट का हम देखते हैं, देखो शुक्राणु का जो केंद्रक है, उसकी केंद्र की आकृति में विशेष परिवर्तन करना, ये इसका काम है। जैसे पहले इसका केंद्र गोल होता है, फिर धीरे धीरे केंद्रक है वो इस तरह से लंबा हो जाता है। तो ये जो परिवर्तन है इस केंद्रक में, ये सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा किया जाता है, जिससे क्या होता है, शुक्राणु आसानी से गति करता है और अंडे तक पहुंच जाता है। तो ये कुछ स्पेशल अपने सूक्ष्म नलिकाओं के कार्य थे, तो आप इसको देखिएगा। अभी एक बार और बता देता हूँ, कोशिका की आकृति को बनाए रखना अर्थात साइक्लोस्केलेटल के रूप में ये पाई जाती है, और जाल रूपी रचना बनाती है, कोशिकांगों को आधार प्रदान करती है। ये सीलिया बनाती है, फ्लैजिला बनाती है, उनकी बेसल बॉडी यानी आधारिकाय, बेसल बॉडी को क्या कहते हैं, आधारिकाय। सेंट्रियोल का मतलब है तारक केंद्र, हमने तारक केंद्र पढ़े तब अपना चित्र से पढ़ा था कि इनमें सूक्ष्म नलिकाएं होती है, तो इन सभी का निर्माण भी सूक्ष्म नलिकाएं करती है। देखो कोशिका विभाजन के समय तर्कुतंतु जो बन रहे हैं, ये दोनों ध्रुवों के बीच में ये स्पिंडल फाइबर, ये भी सूक्ष्म नलिकाओं के बने होते हैं। ये संकुचित होकर देखो गुणसूत्रों को विपरीत ध्रुवों की ओर ले जाती है। जब इनसे गुणसूत्र जुड़ जाती हैं तो ये संकुचित होती रहती है, यानी
उनको खींचती रहती है और धीरे धीरे सिकुड़कर गुणसूत्रों को ध्रुवों पर लेके चली जाती है। जब ये काम पूरा हो जाता है तो अंत में होता है कोशिका का कोशिका द्रव्य विभाजन 2 भागों में बढ़ता है। तब ये तर्कतंतु का निर्माण करने के पश्चात जब ये अलग अलग हो जाती है तब ये बीच में आकर इकट्ठी हो जाती है, अर्थात कोशिका के मध्य में एकत्र होकर कोशिका पट्टिका बनाती है और कोशिका पट्टिका से कोशिका 2 भागों में बट जाती है। इस तरह से देखो ये कोशिका पट्टी बनी और कुछ ही समय में ये दोनों कोशिकाएं हैं वो अलग अलग हो गई। अंतःकोश के पदार्थों का सेवन, बहुत सारे अंतःकोश के पदार्थ होते हैं कोशिका में, प्रोटीन, वसा, बहुत सारे खनिज लवण। तो उन पदार्थों का सेवन एक स्थान से दूसरे स्थान पर मदद कौन करता है? सूक्ष्म नलिकाएं। और जो विभिन्न तरह के कोशिकांग है उन कोशिकांग आपस में गति करते हैं, एक जगह कभी एक जगह वो ठहरते नहीं है, घूमते रहते हैं। तो उनके घूमने यानी गति में भी ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। हमारा जो नेत्र लेंस है उसको लंबा करना है, छोटा करना है, उसमें भी ये मददगार होती है। और देखो शुक्राणु के केंद्र को विशेष डिजाइन देना, उसमें विशेष परिवर्तन करना, उसकी विशेष जो डिजाइन दी है वो भी सूक्ष्म नलिकाओं के द्वारा होती है। तो हमने आज इस सूक्ष्म नलिकाओं के बारे में पढ़ा है। नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे जो सूक्ष्म तंतु और मध्यवर्ती तंतु बचे हैं उनके बारे में अपन चर्चा करेंगे।